नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे कर्नाटक में होने वाले चुनाव की। आज चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है कि 10 मई को वहाँ चुनाव होंगे और 13 को नतीजे आएंगे। इस वक्त देश की जो निगाह है वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर खास तौर से लगी है और कर्नाटक को अगर ध्यान में रखा जाए तो इसलिए भी वो महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो वहीं से आते हैं। और कर्नाटक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब जब कांग्रेस संकट में रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी के वक्त का मामला हो, चाहे फिर वो सोनिया गांधी का मामला हो, अहम सीटें कुछ वहाँ की रही हैं, चाहे वो चिकमगलूर हो, चाहे वो बेल्लारी हो, वो हमेशा चर्चा में रहा है और कांग्रेस के लिए बहुत ही फायदे का स्टेट हमेशा से रहा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शुरू में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। अब आने वाले 2024 को अगर ध्यान में रखें तो ये जो चुनाव अभी विधानसभा के घोषित हुए हैं उसमें क्या भूमिका रहेगी अ, बाकी दलों की और कैसे भाजपा दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश करेगी और कांग्रेस क्या वहां से पुनर्जीवित होकर के फिर से पूरी ताकत के साथ लौटेगी। इन तमाम सवालों पर हम बात करते हैं जाने माने पत्रकार और लेखक कुमार नरेंद्र सिंह से। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में जो चुनावों की घोषणा हुई है और अभी हाल में जो घटनाक्रम आपने देखा और देश ने देखा राहुल गांधी को लेकर और वहाँ की जो उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको लेकर और कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय राजनीति जिस दिशा में जा रही है, कर्नाटक का जो ये चुनाव है वो किस मामले में अहम लगता है आपको? कर्नाटक का चुनाव मेरी नज़र में वहाँ चुनाव में शामिल तीनों ही पार्टियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस, ये तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगी और कर भी रही हैं। जहां तक भाजपा की बात है तो फिलहाल भाजपा ने जो वहां अपने जाल बिछाए हैं उसमें उसे फायदा होते नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उसकी काट भी तैयार की है। और रह गई तीसरी बात जेडीएस की, तो वह दोनों से ही समान दूरी बनाकर रखे हुए है। उसका मानना है कि अगर उसे 30-35 सीटें मिल जाती हैं, 25-30 सीटें भी मिल जाती हैं, तो वह किंग बने ना बने, किंग मेकर तो वह रहेगा ही रहेगा। और पिछले कई चुनावों में 2004 हो, 8 हो, 12 हो और यहाँ तक कि 18 हो, हमने देखा है कि जेडीएस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। जहां तक भाजपा के चुनावी जीत का सवाल है, वह यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए बड़ा आसान है। उसके सामने कई दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों से पार पाए बिना भाजपा के लिए वहां सरकार बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम्बेंसी फैक्टर, चूंकि वहां भाजपा सत्ता में है, इसलिए जो कुछ भी सरकार के खिलाफ जाएगा वह आवश्यक रूप से और ऑटोमेटिकली भाजपा के खिलाफ जाएगा। दूसरी बात कि बहुधा लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस में ही फैक्शनलिज्म है, जबकि वहां भी फैक्शनलिज्म अच्छा चल रहा है। वर्तमान जो विजेंद्र हैं, येदियुरप्पा जी के बेटे, उन्हें लेकर वहां काफी सियासत तेज है। पिछली बार उन्हें समायोजित नहीं किया जा सका, जबकि येदियुरप्पा ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी सीट से हमारे बेटे ही लड़ेंगे। अब ये अलग बात है कि भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो इसे लेकर येदियुरप्पा को जिस तरह से हटाया गया और उनके बेटे को पार्टी में नजरअंदाज किया गया, इसे लेकर जो वहाँ का लिंगायत समूह है वह थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है भाजपा से। हालांकि बाद में उसे लेकिन इस बार येदियुरप्पा को फेस बना करके ही भाजपा चुनाव लड़ रही है इस बार।
आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं अतुल जी, क्योंकि मुख्य चेहरा तो वहां भी मोदी ही रहेंगे। मोदी को मुख्य चेहरा रखे बिना भाजपा कोई चुनाव लड़ नहीं सकती, चाहे नहीं नहीं, लोकसभा के। मोदी तो पूरे देश के मुख्य चेहरा रहेंगे ही रहेंगे। जी लेकिन जो चीफ मिनिस्टर फेस की जहां तक बात आती है, तो ये जो अभी बोम्मई बासव राज वहाँ पे बोम्मई हैं, उनकी जगह एक बार फिर भाजपा जो है येदियुरप्पा को ही सामने ला करके चुनाव लड़ रही है। और एक फैक्टर जो सबसे बड़ा कर्नाटक में जो अभी नजर आ रहा है, जो कि गुजरात में भी नजर आया था, अरविंद केजरीवाल का जो फैक्टर है, वो उन्होंने भी कह दिया है कि भाई आप जो है वहाँ आप सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर है, उन्होंने भी कह दिया है कि वो भी लड़ेंगे। तो ये जो तमाम जो पार्टियां हैं जो कि वोट काटने का काम करती हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करती रही हैं, तमाम उन स्टेट्स में जहां उनकी अपनी कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही हैं कि वहां वो कुछ न कुछ जीत हासिल करें और अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन अल्टीमेट फायदा जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं भाजपा को हो जाता है, जैसा बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है। जी। तो इस फैक्ट को आप कैसे देखते मुझे लगता है कि इन लोगों की उपस्थिति बहुत ही मार्जिनल है, चाहे आप हो चाहे ओवैसी हो। और आपने एक नाम तो छोड़ ही दिया, मायावती ने कहा कि बसपा वहां से चुनाव लड़ेगी। जी जी जी। तो बसपा चुनाव लड़ेगी, पर उसकी कोई उपस्थिति तो वहां है नहीं। ठीक है, कुछ हजार वोट इधर उधर कर सकती है बसपा या मायावती कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि कुल मिला के कंटेस्ट तो तीन ही पार्टियों के बीच होना है। बाकी जो पार्टियां हैं वो बहुत ही सतही भूमिका निभा सकती हैं, किसी को जिताने या हराने की स्थिति उनकी नहीं है, जहां तक मैं कर्नाटक की राजनीति को समझ रहा हूं। मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच ही यह लड़ाई है। हाँ, उसमें जेडीएस है। बाकी लोगों का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि जो अभी उफान उठा है, सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, भाजपा का भी। भाजपा ने भी वहां जो 4% माइनॉरिटी का कोटा था उसे काट कर भोकालिगो को दे दिया है, और इसकी बड़ी प्रचार की जा रही है वहां पर। कहने का अर्थ कि हिंदू वोटों के पोलराइजेशन की एक जबरदस्त कोशिश भाजपा वहां कर रही है। और इस बात से, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि यह कार्ड उसका काम कर जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहां की सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, और जिस तरह अन्य समूह जैसे बंजारा, वाही या और कई समूह हैं जो आरक्षण दिए जाने के लिए आंदोलनरत हैं। आपको पता होगा, येदियुरप्पा के घर पर पथराव तक किया गया। जी। तो ऐसे में भाजपा बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं तो आगे हूं ही। खास करके तब से, जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा किया है, उसके बाद से एक नया उमंग, एक नया जोश कांग्रेसियों में आया है। अब इसका कितना लाभ मिलता है, अभी यह कहना मुश्किल है। जहां तक मैंने कहा फैक्शन की बात, तो फैक्शनिज्म अभी भाजपा में ज्यादा है, कांग्रेस में थोड़ा कम है। ठीक है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनके बीच थोड़ा चल रहा है, लेकिन दोनों एक साथ आकर कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं और हम कांग्रेस के लिए लड़ेंगे। जी। हाँ, ये तो है। बावजूद इसके अभी अब आपको ऐसा क्या लगता है कि कांग्रेस की जो अभी जो राहुल गांधी को लेकर के जो फाइट चल रही है, खास तौर से संसद की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर, या फिर उनको सजा के रूप में कर्नाटक में ही उन्होंने वो भाषण दिया था, जिसको लेकर के ये सारी कहानी चली, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, तो मिला-जुला कर के जो स्थिति बन रही है, तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस वहाँ रिवाइवल की स्थिति में है? क्या एक बार फिर से सरकार वहाँ बन सकती है कांग्रेस की? हालाँकि ये कहना तो बहुत मुश्किल है अभी। बावजूद इसके क्या एक बार ये पूरा फैक्टर
कांग्रेस के फेवर में जा सकता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो फैक्टर है, किस तरह से इस एक स्ट्रेटजी ये लोग बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए अतुल जी, मैं समझता हूं कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ जो हुआ, इससे सब कोई वाकिफ है। इस बात को अभी छोड़े, इसको मैं बाद में जोड़ूंगा। लेकिन खुद वहां स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, उससे हाँ। भाजपा की परेशानी बढ़ी है। उसने प्रत्येक गृहिणी को 2,000 रुपए पर मंथ देने की बात की है। पार्टी लाइन हम्म, अक्रॉस, पार्टी लाइन को कट करते हुए यह काम कर सकता है। मुझे हम्म, याद है जब बिहार में बच्चियों के लिए साइकिल और किताब इत्यादि की घोषणा की थी और शराबबंदी की घोषणा की थी नीतीश सरकार ने, तो मैं गांव गया हुआ था इलेक्शन के समय में। तो गांव की एक भाभी लगती है मेरी, वो ग्रामीण है एकदम। हमने कहा कि तू वोट किसको दे रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तीर छाप को। नाम नहीं लिया, वो तीर छाप उन्होंने कहा। लेकिन मैंने कहा कि हम्म, लेकिन भैया तो भाजपा के साथ हैं। तो जाने दीजिए, जाने दीजिए, हम लोगों ने आपस में तय कर लिया है। मतलब औरतों ने तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को वोट देंगे, और उनके पति और बेटे देखते रह गए, और औरतों ने नीतीश कुमार को वोट देके जिताया। यह सारी दुनिया जानती है। ऐसे हम्म, में आरक्षण के लिए, महिलाओं के राजनीति में आरक्षण के लिए कांग्रेस ने, खास करके प्रियंका गांधी ने हम्म, अनाउंस कर रखा है कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा सीट, कम से कम 9% सीट इन्हें दिया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां कर्नाटक एक अजीब असेंबली है, जहां पर महिलाओं का कुछ है ही नहीं। मुश्किल से 5-10 महिलाएं हैं, 5-10, 5 होंगी अभी। ऐसे में यह मुद्दा, प्लस कई समूहों की महिलाएं जो एनजीओज हैं या इस तरह के एक्टिविटियों में लगे रहते हैं वहां, उन लोगों का भी कहना है कि अगर इस मुद्दे को कांग्रेस भुना ले गई तो बाकी दलों को बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि अन्य किसी ने भी नहीं कहा है कि हम औरतों के लिए ये काम करेंगे। इतना ही नहीं, बाकी लोग तो एक तरह से इस मुद्दे के खिलाफ में खड़े नजर आए। उन्होंने समर्थन तो नहीं दिया, कहा कि ये तो बस फ्री बीज दिए जाने का मामला है। ये अलग बात है कि सारे दल फ्री बीज की बात करते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस या प्रियंका ने महिलाओं के लिए 2,000 रुपए की घोषणा कर दी है, तो ये मामला तो काम कर सकता है। अब आते हाँ हैं राहुल लेकिन जी। हाँ लेकिन एक ये जो प्रियंका का जो महिलाओं वाला जो मुद्दा है, ये यूपी इलेक्शन में भी बहुत जोर शोर से उन्होंने उठाया था, पूरा कैंपेन चलाया था, आपको जी याद जी होगा। जी। और जिस तरह से उस दौरान उनको भी जो सफलता मिल रही थी, जो कामयाबी देखी गई, वो अल्टीमेटली इलेक्शन रिजल्ट्स में कहीं भी नहीं आई, और बिल्कुल सफाया हो गया वहाँ बिल्कुल सही कहा कांग्रेस। आपने। वही अगर कर्नाटक में हम उसको कैसे मान सकते हैं कि उनका वो कार्ड सफल ही होगा, बावजूद इसके उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन तो कांग्रेस का एक तो ये यूपी वाला जो उदाहरण है, वो ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सही कहा ये आपने। हाँ, तो अब जैसे अब कर्नाटक में हो सकता है कि इसका थोड़ा बहुत असर हो, लेकिन कितना होगा ये कहना तो मुश्किल है। उसमें मैं थोड़ा इसको ऐसे देखने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी नहीं थी। वह, उसका दायरा अलग हो गया था, वह थोड़ा किनारे चली गई थी। जबकि जी। कर्नाटक में वह मुख्य विपक्षी है। इसलिए हम्म, जब वोट आएंगे तो वहां की तरह अखिलेश को नहीं, यहाँ कांग्रेस को वोट मिलेंगे। जी, मैं जी। यह नहीं कहता कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा ही होगा, परंतु जब माहौल बनने लगता है तो जितने कैटलिस्ट हैं वे बड़े मेजर रोल प्ले करने लगते हैं। जी। सॉरी, सॉरी। अभी कांग्रेस के साथ ऐसे तबके काफी जुड़े हैं जो पहले कांग्रेस से अलग नहीं भी, तो बस यूं ही ठीक है कांग्रेस है, लेकिन उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते थे। हम्म,
लेकिन अभी की हालत में आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो आरक्षण दिया गया उन्हें वोकालिगा को, उसे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो उस मुद्दे पर वो बड़े बेचारे परेशान हैं। दूसरी बात कि आरक्षण के लिए दूसरे समूह हल्ला करने लगे हैं, ये उनके परेशानी का सबब अलग है। तीसरी बात, ये तो तय है कि माइनॉरिटी से जो 4% खींचा गया वो उन्हें दे दिया गया। हो सकता है त्वरित लाभ के लिए के चलते थोड़ा सा सेक्शन उसका इनसे जुड़ जाए, वैसे वह सेक्शन तो उनके साथ ही है, अलग से जुड़ने का तो मुझे कोई नजर नहीं आता है कि कुछ अलग से कुछ जुड़ जाएगा। जुड़ने की जो संभावना बनती है वह कांग्रेस से ज्यादा बनती है। आप भ्रष्टाचार की बात उठाए बिना छोड़ नहीं सकते, और भ्रष्टाचार मिस्टर 40% वहां कहा जाता है कि इतना भ्रष्टाचार है कि हर जगह 40% चाहिए। इसका प्रचार अगर करने में कांग्रेस कामयाब हो गई तो उसे फायदा हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि उसे फायदा होगा ही होगा, क्योंकि हमने कई जगह पर पिछले विगत चुनाव में ऐसी स्थितियों को बनते देखा है, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिला है। आपने खड़गे की बात की, मुझे लगता है खड़गे का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना वहां की राजनीति में काफी असर रखेगा। दलित वोट जो अलग हो गए थे और उनका कोई दावेदार वहां नहीं है दलित वोटों का, इसलिए वे वोट खड़गे के चलते कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तार से वहाँ की स्थितियों की एक एनालिसिस की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो कर्नाटक में जो चुनावी माहौल और सियासी समीकरण हैं वो तेजी से बदलेंगे भी, और वहाँ जो माहौल बनेगा तब हमसे आपसे लगातार इस बारे में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद आपका।